दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने सिकंदर के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करी थी और आज के वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं मौर्य वंश की। जी हाँ, इस मौर्य वंश में हम 3 राजा के बारे में पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। लास्ट वीडियो में याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार घनानंद ने चाणक्य को माफ कीजिएगा घनानंद ने चाणक्य की चोटी पकड़कर अवहेलना करके दरबार से भगा दिया था। और इसके पहले चाणक्य ने सिकंदर को भारत में आने से रोक दिया। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का दूसरा लक्ष्य था कि घनानंद को यहाँ पर हराया जाए। तो दोनों चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों घनानंद को हराने की योजना बनाते हैं और अपनी पूरी सेना लेकर शुरुआत में घनानंद पर हमला कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले दोनों ने मिलकर घनानंद पे हमला कर दिया, लेकिन जो पहला हमला दोनों का हुआ करता था विफल हो गया। दोनों को अपनी जान बचाकर भागना यहाँ पर पड़ गया था। उसके बाद जब ये जान बचाकर किसी जगह पर जाकर छुप गए थे, किसी घर में जाकर छुपे थे, तो वहां एक अम्मा अपने बच्चे को खाना खिला रही थी। और अम्मा ने जैसे ही बच्चे ने खाना खाया तो खाना गर्म था, तो अम्मा ने बच्चे को समझाया कि जब खाना खाते हैं तो वो आइट साइड से खाते हैं, बीच का खाना गर्म होता है। इस बात से अम्मा उन दोनों को यह समझाना चाहती थी कि आपने सीधे बीच में हमला कर दिया है, बीच में हमला करना ज्यादा भयानक हो सकता है, इसलिए उन दोनों को बात समझ में आई। और अगली बार दूसरी बार किसने चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों ने घनानंद के ऊपर हमला किया, आसपास के राजाओं को अपने तरफ मिलाया। उसके बाद में जब घनानंद पे हमला किया तो घनानंद को गद्दी से उतार दिया और यहां से एक वंश की शुरुआत होती है और वंश का नाम यहां पर रखा जाता है मौर्य वंश। तो ध्यान दीजिएगा, नंद वंश के बाद में एक नए वंश का उदय भारत में होता है। मगध की गद्दी पर नया वंश बैठा जिस वंश का नाम रखा गया मौर्य वंश। अब ये मौर्य वंश का संस्थापक जो हुआ करता था वह चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करता था। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि जब घनानंद के द्वारा चाणक्य की अवहेलना करके भगा दिया गया था, तो उस समय चाणक्य एक जंगल में जा रहे थे और वहां उनको एक बच्चा मिला था राजकिला में खेल खेलता हुआ। उसको 1000 कलशापण में खरीद लिया गया और 1000 कलशापण में खरीद के तक्षशिला में ले गए, उसको काफी अच्छी शिक्षा दी और उसी बच्चे को बाद में बनाया गया चंद्रगुप्त मौर्य। तो आज हमको इतिहास पढ़ना है चंद्रगुप्त मौर्य का, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। शुरुआत करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि मौर्य वंश की जानकारी हमको किस जगह से, कौन कौन से ऐसे साहित्यिक स्रोत है जहां से हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले जूनागढ़ का अभिलेख रुद्रदामन के द्वारा लिखा गया जूनागढ़ अभिलेख में इस वंश की जानकारी मिलती है, जहां पे एक झील की चलते है सुदर्शन झील की। और ऐसा बोलते हैं कि सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। दूसरा, कौटिल्य चाणक्य के द्वारा लिखी गई बहुत फेमस पुस्तक अर्थशास्त्र राजनीति पर लिखी गई है, उसमें मौर्य वंश की चर्चा यहाँ पर मिलती है। तीसरा, इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई जो कि सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भारत में भेजा गया था। और तीसरा, मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखित पुस्तक है। इन सभी चर्चाओं में किसकी वर्णन मिलता है? मौर्य वंश का वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये काफी ज्यादा साहित्यिक स्रोत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मोरा था और ऐसा कहा जाता है कि लोग निम्न जाति के हुआ करते थे, ठीक है, शूद्र हुआ करते जाति से, और इन्होंने मगध की गद्दी पर शासन किया था। उसके बाद मैंने आपको ये घटना अभी बता दी, चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों ने मिलकर घनानंद की दूसरी बार में हत्या कर दी। याद रखिएगा, पहली बार में दोनों हार चुके थे, दूसरी बार में हत्या करके घनानंद को हटाया गया था। और घनानंद को हटाने के बाद घनानंद की बेटी हुआ करती थी दुर्धरा। घनानंद की बेटी दुर्धरा से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कर लिया? विवाह यहाँ पर कर चुका था। तो घनानंद हारकर मगध की गद्दी पर एक नए वंश की स्थापना और वंश का नाम यहाँ पर मौर्य वंश का गया। और घनानंद की बेटी दुर्धरा का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया गया और यह चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी हुआ करती थी। मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर हुई थी। आप याद कीजिए, जब हमने सिकंदर के बारे में चर्चा करी थी, तो सिकंदर मरते मरते अपने सेनापति से वादा लेकर गया था। याद कीजिए, इसका नाम सेल्यूकस निकेटर हुआ करता था। सेल्यूकस निकेटर ने कहा था कि ठीक है, सिकंदर का वादा दुनिया जीतने का, वो बाकी तो जीत चुका था लेकिन वो भारत को नहीं जीत पाया था, जिस कारण से सेल्यूकस निकेटर ने सिकंदर के वादे को पूरा करने के लिए मगध की गद्दी पर बैठे चंद्रगुप्त मौर्य पर हमला कर दिया। ये हमले की जो ईयर है वो 305 ईस्वी में है। इसके बाद जो पूरा क्षेत्र पहले सिकंदर का हुआ करता था, सेल्यूकस निकेटर ने मगध के ऊपर हमला किया। इस बार जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने थोड़ा अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और जो सेल्यूकस निकेटर थे वो रथ लेकर हमला करने आए थे। मगध के राजा जो चंद्रगुप्त मौर्य होगा तो उन्होंने अपनी सेना को पीछे खींच लिया और बिहार के बाढ़ग्रस्त एरिया में यहाँ पर ले गया। इसके बाद पूरे के पूरे जो रथ की सेना हुआ करती थी वहां जाकर फंस गई तो काफी कम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में पराजित कर दिया। और युद्ध में कौन जीत चुके थे? चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध को विजय यहां पर कर चुके थे। युद्ध जीतने के बाद सेल्यूकस निकेटर को अपनी पुत्री जिसका नाम था कार्डिलिया या हेलिना, याद रखना ये दोनों एक ही महिला है,
कहीं कहीं कार्नेलिया लिखा है, कहीं हेलिना लिखा है, दोनों एक ही महिला है। तो कार्नेलिया या हेलिना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करना पड़ गया। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी, याद कीजिए, घनानंद को हराकर दोदरा से किसने कर लिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बाद सेल्यूकस निकेटर को हराकर इसकी बेटी कार्नेलिया या हेलिना का विवाह किससे हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य से हो गया। अब युद्ध हारने के बाद में संधि हुई और संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर को अपने पूरा का पूरा क्षेत्र पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो आज के समय इनको 4 नामों से जाना जाता है, काबुल, कंधार, हेरात और मकराना, ये चारों क्षेत्र दहेज के रूप में किसको सौंपने पड़ गए? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को यहां पर सौंपने पड़ गए। सेल्यूकस निकेटर ने युद्ध हारा, युद्ध हारने के बाद अपनी बेटी कार्नेलिया हेलिना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। साथ ही साथ काबुल, कंधार, हेरात, मकराना जैसे 4 क्षेत्रों को दहेज के रूप में किसको सौंपना पड़ गया? चंद्रगुप्त मौर्य को यहां पर सौंपना पड़ गया। अब सेल्यूकस निकेटर को बड़ा डर था कि हो सकता है कि मैं युद्ध हार गया हूं तो ये मेरी बेटी को मारे कुटे, इसलिए सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक व्यक्ति जिसको राजदूत कहा गया, जिसका नाम हुआ करता था मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज को भी भेजा ताकि वो कार्नेलिया हेलिना का क्या रख सके? ध्यान रख सके। तो वहां से राजदूत के रूप में व्यक्ति आए थे, नाम था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज के द्वारा एक बहुत ही फेमस पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है इंडिका। एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इंडिका के रचयिता कौन है? तो इंडिका के रचयिता मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज किसका राजदूत हुआ करता था? तो मेगास्थनीज राजदूत हुआ करता था, किसका मिलेगा आपको? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और सेल्यूकस निकेटर था थल सेनापति, किसका? सिकंदर का थल सेनापति यहां पर हुआ करता था। तो सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में काफी अच्छी बातें यहां पर कही है कि भैया जो चंद्रगुप्त मौर्य के समाज हुआ करता था वो 7 भाग को बटा हुआ था। दूसरा, इसने कहा गया कि भैया भारतीय लोगों को लिखना पसंद नहीं है, भारतीयों को सुनना बड़ा पसंद है। आप खुद देखिए, आप अभी केवल हमको सुन रहे हैं, लिखना आपको पसंद नहीं है। तो ये बात किसके द्वारा कही गई थी? ये बात कही गई थी आपका मेगास्थनीज के द्वारा कही गई कि भैया भारतीय लोगों को लिखना पसंद नहीं है, भारतीय लोगों को केवल सुनना पसंद, को कोई बैठ के सुना दे तो बड़े चाव से सुनते रहेंगे। वहीं मेगास्थनीज ने और भी कहा है कि भैया चंद्रगुप्त मौर्य जो राजा हुआ करते थे, उनकी अंगरक्षक पुरुष ना होकर महिला हुआ करती थी। उनके आसपास पेड़ चला करते थे, तो पेड़ के आसपास तोतों का एक झुंड जो उनके राजा के चक्कर लगाता हुआ करता था। ऐसी कई सारी बातों की चर्चा कहां मिलती है आपको? मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक में यहां पर मिलती है। तो यह पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? मेगास्थनीज के द्वारा, जो कि राजदूत हुआ करता है सेल्यूकस निकेटर का। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ काम भी करवाया। जी हां, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एक झील, सौराष्ट्र गुजरात में पड़ने वाला गिरनार पर्वत एक झील का निर्माण किया गया। झील का नाम रखा गया सुदर्शन झील। ऐसा कहते हैं कि अपने सरकारी खर्चे पर सौराष्ट्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने झील का निर्माण करवाया। तो झील की जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में यहाँ पर मिलती है। इस जूनागढ़ अभिलेख में 3 राजाओं के नाम यहाँ पर मिलते हैं। सबसे पहला नाम मिलता है रुद्रदामन ने। लेकिन रुद्रदामन ने अपना नाम लिखने से पहले चंद्रगुप्त मौर्य का नाम लिखा और ये बताया कि झील का निर्माण मैंने नहीं करवाया, झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया, उसका उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया। तो दूसरा नाम मिलेगा रुद्रदामन का। और आगे चलकर एक और व्यक्ति आएंगे, स्कंदगुप्त के द्वारा वापस से झील का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। तो जो जूनागढ़ अभिलेख है वो कहां मिला है? गुजरात के सौराष्ट्र में। और इसके अंदर किसकी चर्चा मिलती है? 3 राजाओं की चर्चा यहां पर देखने को मिलेगी। अब दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य का बंगाल अभियान। जी हां, चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल पर हमला किया था, जिस बात की जानकारी महास्थान अभिलेख में यहां पर देखने को मिलती है। देखना, बंगाल में प्राप्त हुआ अभिलेख। ये अभिलेख क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। तो बंगाल अभियान की जानकारी महास्थान अभिलेख से यहां मिलती है। साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सड़क का निर्माण करवाया था। सड़क का नाम उत्तरापद यहां पर हुआ करता था। ध्यान दीजिएगा, उत्तरापद एक सड़क होती थी जो आज के सिंध से लेकर बंगाल को जोड़ा करती थी। इस सड़क को उत्तरापद, लेकिन उस समय तो सीमेंट की यहां पर इन्वेंशन नहीं हुई थी, तो ये जो रोड हुआ करता था कच्चा हुआ करता था, जिसका नाम उत्तरापद हुआ करता था। लेकिन आगे चलकर एक शासक आएगा, शेरशाह सूरी ने सड़क को पक्का करवाने काम किया। और आगे चलकर ब्रिटिश गवर्नर रहेंगे ऑकलैंड के द्वारा इस उत्तरापद का नाम बदल कर दिया जाएगा जीटी रोड, जिसे आज के समय पर हम ग्रैंड ट्रक रोड या फिर नेशनल हाईवे फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तरापद सड़क का जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा यहां पर करवाए गए थे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन इसको पक्का करवाने का काम किसके द्वारा करवाया गया? तो शेरशाह सूरी के द्वारा, जिसका बाद में नाम ब्रिटिश गवर्नर ऑकलैंड ने जीटी रोड के नाम पर यहां पर रख दिया था। उसको, इसी को आज हम नेशनल हाईवे, भारत के प्रथम हाईवे के नाम से यहां पर जानते हैं। तो इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था, लेकिन वो सड़क क्या हुआ करती थी? कच्ची हुआ करती थी। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के धर्म की। अगर चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था? तो चंद्रगुप्त अनुयायी हुआ करते थे जैन धर्म के। और जैन धर्म की इन्होंने शिक्षा जो प्राप्त करी थी वो प्राप्त करी थी भद्रबाहु से। ध्यान दीजिएगा, हमने जैन धर्म में इन दोनों के बारे में चर्चा करी थी। स्थूल भद्र और भद्रबाहु के बारे में यहाँ पर हमने पूरी डिटेल से चर्चा करी थी। भद्रबाहु ने
भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा यहाँ पर प्राप्त कर दी। अब वापस से अगर आपने पुराना वीडियो हमारा जैन धर्म का देखा होगा तो वहां मैंने आपको स्टोरी बता दी कि मगध में 12 साल का अकाल यहाँ पर पड़ चुका था और 12 साल के अकाल पड़ने के बाद में भद्रबाहु उनके शिष्य ये जो थे मगध से निकलकर कर्नाटक चले गए थे और कर्नाटक में अपना जीवन यापन कर रहे थे। जब वो लोग वहां से निकलकर कर्नाटक गए थे तो उनके साथ में एक व्यक्ति भी हुआ कलतर जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और कर्नाटक के ही एक जगह पड़ती है श्रवणबेलगोला। इस श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों को त्याग दिया था। संलेखना विधि जिसे कहा जाता है। जैन धर्म के जितने भी लोग हैं वो अंतिम के समय पर अपने बॉडी में खाना पीना बिल्कुल बंद कर देते हैं। उस विधि को संलेखना विधि कहते हैं और धीरे धीरे अपने प्राणों को त्याग देते हैं। इसी प्रकार से 298 ईस्वी में, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, 298 ईस्वी में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किसकी मृत्यु हो जाती है? तो मृत्यु हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य की। और वो विधि का नाम मिलेगा संलेखना विधि और वो जैन धर्म के अनुयायी यहाँ पर हुआ करते थे। तो भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा प्राप्त करी थी और 298 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो गई? चंद्रगुप्त मौर्य की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद में जो मगध का मौर्य वंश का अगला राजा गद्दी पर बैठता है जिसका नाम मिलेगा आपको बिंदुसार। याद कीजिएगा, एक बिंबिसार हुआ करता था हर्यक वंश का संस्थापक, लेकिन ये मिलेगा आपको बिंदुसार। इस बात को मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ मौर्य वंश का दूसरा शासक बिंदुसार आपको देखने को मिलेगा। अब ये पूरा इतिहास रहा चंद्रगुप्त मौर्य का। अब हम बात करते हैं चाणक्य के बारे में। चाणक्य भी इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाणक्य की नीति आज भी काफी ज्यादा फेमस यहाँ पे मानी जाती है। तो चाणक्य के बारे में पूरी डिटेल चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिए। नाम मिलेगा आपको चाणक्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, मगध की गद्दी पर किस वंश की स्थापना करी थी? मौर्य वंश की स्थापना करी थी। क्वेश्चन पूछेंगे चाणक्य क्या हुआ करते रहे? तो मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के मेन प्रधानमंत्री, ये तो राजा हुआ करता था। राजा के बाद जो सबसे बड़ी पोस्ट होती थी वो चाणक्य यानी कि प्रधानमंत्री, इनको पीएम यहाँ पर कहा जाता था। इतिहास में चाणक्य के 3 नाम यहाँ पर देखने को मिलते हैं जिसमें इनके बचपन का नाम अगर आपसे पूछते हैं तो विष्णुगुप्त, आगे चलकर नाम पड़ा चाणक्य और बुद्धि के वजह से नाम इनका पड़ गया कौटिल्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य को 3 नामों से यहाँ पर जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, माफ कीजिएगा चाणक्य जो थे उनको 3 नामों से यहाँ पर जाना जाता है। अब ये तक्षशिला के आचार्य हुआ करते थे, वहां पर लोगों को शिक्षा दिया करते थे। इन्हीं शिक्षा के दम पर चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक बिल्कुल सामान्य बच्चे को उन्होंने पूरे के पूरे भारत की मगध की गद्दी पर बिठाकर पूरे देश का राजा यहाँ पर नियुक्त कर दिया। मतलब आप सोच सकते हैं कि चाणक्य कितने महान व्यक्ति यहाँ पर हुए होंगे। तो यह तक्षशिला के क्या हुआ करते थे? आचार्य ब्राह्मण थे और वहां लोगों को शिक्षा यहाँ पर दिया करते थे। उसके बाद इनकी 2 पुस्तक बहुत ज्यादा फेमस, जिसमें एक तो काफी ज्यादा फेमस है अर्थशास्त्र। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है अर्थशास्त्र के रचयिता। तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन मिलेंगे आपको? चाणक्य। और अर्थशास्त्र में जानकारी मिलती है राजनीति के बारे में। जी हाँ, अर्थशास्त्र ऐसी पुस्तक है जिसमें आज की राजनीति के बारे में चर्चा है, जिसके अंदर 15 प्रकरण यानी कि 15 अध्याय के बारे में चर्चा यहाँ पर मिलती है। ध्यान दीजिएगा, तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन मिलेंगे आपको? चाणक्य, जिसमें राजनीति के बारे में उल्लेख यहाँ पर किया गया है। अब एक पुस्तक तो सभी को याद है, लेकिन एक और पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी, इसका नाम था सप्तांश सिद्धांत। सप्तांश सिद्धांत मतलब किसी भी राज्य को ये 7 बातें अगर फॉलो करेगा तो वो राज्य बहुत ही विकसित राज्य बनेगा, बहुत ही राज्य तथा क्षेत्र के लोगों का विकास होगा। तो सप्तांश सिद्धांत के रचयिता 7 बातें इसके अंदर चर्चा की गई है। 7 बातें बहुत ज्यादा डिटेल हमको नहीं पढ़नी है। तो सप्तांश सिद्धांत की जो रचयिता है वो भी कौन देखने को मिलेंगे आपको? चाणक्य यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चाणक्य बहुत ही फेमस यहाँ पर इतिहास व्यक्ति हुआ करते थे। इन्होंने ही घनानंद ने इनकी चोटी पकड़कर फिकवा दिया, तो इन्होंने कसम खाई थी कि तेरा समूल नाश कर दूंगा। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर घनन की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठाया गया किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। हाँ, चाणक्य को भारत का मैकियावेली के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाणक्य भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य की बातें आज भी बहुत ही ज्यादा लोगों के द्वारा मानी जाती है। चाणक्य की नीति बहुत ही फेमस यहाँ पर मानते हैं। तो ये इतिहास रहेगा चाणक्य का। यहां से इनके पिता का नाम महर्षि चाणक्य हुआ करता था। तो 3 नाम इनके, विष्णुगुप्त बचपन का नाम है, चाणक्य के पिता के नाम पर रखा गया। कौटिल्य, इनकी बुद्धि बहुत ही ज्यादा कुटिल थी, लोगों ने कौटिल्य यहाँ पर हुआ। तो 3 नामों से इनको इतिहास में जाना जाता है। 2 पुस्तक अर्थशास्त्र और सप्तांश सिद्धांत के रचयिता हुआ करते थे। तक्षशिला के आचार्य थे और भारत का मैकियावेली को कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, प्लूटार्क ने जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसे सेंड्रोकस के नाम से यहाँ पर संबोधित किया था। मतलब इतिहास में उसको चंद्रगुप्त मौर्य नाम बोलकर क्या बोला गया था? चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकस के नाम से यहाँ पर जाना जाता था। तो आज के वीडियो में हमने इतिहास पढ़ा किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर वन डे एग्जाम में आपसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तो ये काफी ज्यादा डिटेल यहाँ पर है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलेगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।